हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के 4 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसमें का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम दिए हैं वो आइए हम आपको लगवाते हैं, जो आपके ये बुक में है। ठीक है, जो बुक में है इसी को हम लोग करते हैं। पहले नंबर देखिए, यहाँ पर दिया है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे साधन लोकप्रिय साधन है। तो इसमें देसी बैंकर दिया है, महाजन दिया है, व्यापारी और सहकारी बैंक दिया है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाजन हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिया है कि इनमें से कौन से संस्थागत वित्त का साधन है, यानी इसमें दिया है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक और महाजन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 3 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत के केंद्रीय बैंक हम लोग पढ़े हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सारा बैंक का नोट जो छपता है, जारी करता है सारे बैंकों के लिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितना है। तो टोटल 25 है, अभी तक कितना है? तो कुल 25 है। ठीक है, इसके बाद है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा दीर्घकालीन मतलब कि लंबा समय, भूमि विकास बैंक होता है। क्या होता है भाई? तो भूमि विकास बैंक होता है। इसके बाद है भारत का वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है। देखिए, वित्तीय राजधानी यानी पैसा वाला सबसे कहेगा अधिक, तो मुंबई, यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। और भारत का राजधानी बोलेगा कि कहाँ है, तो नई दिल्ली। और भारत के पुराना राजधानी कहाँ था? तो कोलकाता। कोलकाता से 1912 ईस्वी में हम लोग का दिल्ली में शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पर बंगाल के खाड़ी यानी बॉर्डर के किनारे हम लोग का था, इसके चलते उसको बीच में लाया गया। ठीक है, इसके बाद है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी। तो 1919 में, जब रॉयलेट एक्ट नियम कानून जारी हुआ था। इसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय 1919 में हुआ था, जो पंजाब में है, जिसको अमृतसर में ये बाग स्थित है। आते हैं आगे, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कुल कितना है। तो क्षेत्रीय 196 हो गया है। कितना हो गया है? 196। अब यहाँ पर पूछा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरह से आपके जो बुक में दिया है वहाँ 9 गो टोटल ऑब्जेक्टिव जो दिया था उसको हम आपको लगवा दिए। अब इसके बाद है हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आपके बुक में खाली स्थान वाला यानी ब्लैंक एंड फिल दिया जाए जो भरने वाला, उसके बाद पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसमें सब्जेक्टिव शुरू करेंगे। सब्जेक्टिव में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को शुरू करेंगे, जिसमें दिया है पहला कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए, हम लोग का प्रश्न है पहला कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। इसका हो जाएगा हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, मतलब कि आपको आर्थिक पूंजी के लिए, पैसा के लिए, विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मतलब कि कोई आप व्यवसाय करना चाहते हैं और उसके लिए आपको वो पैसा उपलब्ध कराता है, पैसा उपलब्ध कराता है, उसी को हम लोग वित्तीय संसाधन कहते हैं, यानी संस्थान कहते हैं। तो वही है कि हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को हम वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। अब हम लोग का है
दूसरा प्रश्न है आपका कि राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त में वर्णन करें। देखिए, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को दो प्रकार में यानी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है गैर संस्थागत और दूसरा है संस्थागत। यानी संस्थागत और गैर संस्थागत का मतलब होता है कि देखिए, गैर में क्या आएगा, तो गैर के अंतर्गत आएगा लोग महाजन। क्या कहेगा भाई, महाजन आएगा, महाजन। और क्या आ जाएगा, सेठ साहूकार आ जाएगा, सेठ साहूकार। ये याद रखिएगा लोग। व्यापारी आ जाएगा, व्यापारी। और रिश्तेदार भी आ जाएगा, रिश्तेदार एवं अन्य। ये किसके अंतर्गत है, तो गैर संस्थागत के अंतर्गत है। और संस्थागत का मतलब होता है कि इसका मतलब इसमें कौन कौन आएगा, तो सहकारी बैंक, सहकारी बैंक हो जाएगा, सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी बैंक आ जाएगा, भूमि विकास बैंक आ जाएगा, व्यवसायिक बैंक आ जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएगा और नाबार्ड एवं अन्य बैंक आएगा इसी के अंतर्गत। ये सारे इसके अंतर्गत आता है। और गैर, तो ये एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि महाजन किस संस्थान के अंतर्गत, मतलब कि संस्थागत के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रहेगा कि गैर संस्थागत आपका आराम से इसको आंसर में लगा सकते हैं। इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। किसान भाई के भाई काहे खातिर पैसा चाहिए, तो पैसा उनका खातिर क्या चाहिए, आपको मायने आपकी खेती आ रहा है, अब धान के खेती आवता तो उनका बीज खरीदने खातिर पैसा चाहिए, उनका खेत जोतवावे खातिर पैसा चाहिए, ओमे बीज डाले खातिर पैसा चाहिए, ओमे खाद डाले खातिर पैसा चाहिए। तो इसके चलते उसकी पूंजी की आवश्यकता होगी ना। तो यही कह रहा है कि किसानों के साख अथवा ऋण की, ऋण का मतलब पैसा, कर्ज की आवश्यकता क्यों होती है। तो सिंपल सा है कि किसानों को कृषि के लिए पूंजी की जरूरत होती है। मतलब कि किसान के पहला नंबर खेती करेगा, तो आपकी खेती धान की खेती आ रही है तो उसको खेती करने के लिए पहले आपके पास पैसा रहेगा तब ना खेती कीजिएगा जी। जुताई है, कोड़ाई है, कुदाई है, रोपाई है, मतलब कि रोपने के लिए भी पैसा चाहिए, उसको जुतवाने के लिए भी पैसा चाहिए, उसको पटाने काले के लिए भी पैसा चाहिए। तो वही है कि किसानों को कृषि के लिए पूंजी की जरूरत होती है। किसानों को ऋण की आवश्यकता खेती करने के लिए होती है। किसानों ऋण लेकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि, मतलब कि उर्वरक का मतलब क्या, खाद्य पदार्थ, बीज मतलब सीड, बिया, और यहाँ कीटनाशक मतलब कि खेत में हम लोग कीटनाशक दवा छींटते हैं कि उसमें कीड़ा मकोड़ा ना लगेगा, नहीं। तो इसके चलते हम लोग का, तो इसलिए किसानों की ये जरूरत होती है। तो अगर सिंपल में भी आप याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का 3 नंबर प्रश्न तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। देखिए, व्यावसायिक बैंक है जो, वो 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार करता है, जिसमें पहला आप लोग का होता है अस्थाई जमा, दूसरा का चालू जमा, तीसरा होता है संचयी जमा और चौथा होता है आवर्ती जमा। ये 4 प्रकार की बैंक जो है वो व्यावसायिक बैंक आपको जमा राशि को स्वीकार करता है, जिसमें पहला हम लोग का है यहाँ पर कि भाई अस्थाई जमा क्या होता है। देखिए, अस्थाई जमा का मतलब होता है कि एक बार आपने पैसा को जमा कर दिया 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, उसके उचित रकम ब्याज भी मिलता है। तो वही यहाँ पर चीज लिखा गया है कि अस्थाई जमा खाते में रुपए एक निश्चित अवधि के लिए, मतलब कि 1 साल के लिए आपने जमा कर दिया, 1 साल के अंदर उसमें पैसा को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। मतलब कि जब मन जब आप अब उसको निकाल नहीं सकते हैं, जब निकलेगा तब 1 साल के बाद निकलेगा, ठीक है।
तो अवधि को जैसे 1 वर्ष से अधिक के लिए जमा किया जाता है, इस अवधि के अंदर साधारणतः रुपया नहीं निकाला जा सकता है। मतलब कि एकरा के माने 1 वर्ष खातिर अपने रुपया को पैसा को जमा किया और वो जमा कर देने के बाद इस सुविधा में आपको ये पैसा अब 1 वर्ष के बाद ही निकलेगा, उसी को हम लोग अस्थाई जमा कहते हैं। क्या अस्थाई जमा याद करने में भार है? तनी मुनी नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि अस्थाई जमा खाते में रुपए एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष से अधिक के लिए जमा किया जाता है, इस अवधि के अंदर संधारणतः रुपया नहीं निकाला जा सकता है। अब होता है चालू। चालू जमा का मतलब होता है कि आज मन कैलक तो जमो कर निकाल, मन कैलक तो पैसा निकालियो लेने। मतलब कि चालू का मतलब कि हमेशा आप निकाल सकते हैं, जब मन जब निकाल सकते हैं। तो यही है कि चालू जमा खाते में रुपए जमा करने वाला अपने इच्छा अनुसार रुपए जमा कर सकता है या निकाल सकता है। ये भी याद करने में भार का नहीं है। चालू जमा का है भाई, जब मन कैलक तो आज 5,000 डल निकाल, मन कैलक तो 3,000 निकाल लेनी। लेकिन अस्थाई जमा में ये काम नहीं होगा। अस्थाई जमा में वो फिक्स समय है, उसके बाद आपको वो पैसा को निकाल सकते हैं। लेकिन चालू जमा में आप जब मन जब डालिए। आप लोग का जितना खाता खुला है ये सब का है चालू खाता है। ये सब आप लोग का क्या है? चालू। भले दक्षिणी ग्रामीण में खोल ले होगा, चाहे पंजाब नेशनल बैंक में खोल ले होगा, नहीं। इसके बाद आता है संचयी जमा। देखिए संचयी जमा में क्या होता है कि संचयी जमा खाते में रुपए जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपए निकालने का अधिकार सीमित रहता है। मतलब कि संचयी जमा में क्या होता है कि जिसे मान के चलिए कि आप एक तरह से हम आपको बता, जिसे जीवन बीमा होता है ना, जीवन बीमा, उसमें अपने पैसा को डाल रहे हैं हर एक, उसका एक अवधि होता है 10 वर्ष के 15 वर्ष। तो जब मन जब आप निकाल नहीं सकते, अगर बीच में तोड़िएगा तो उसका नियम कानून है कि पैसा जो है आपको कम रकम मिलेगा, जितना वो बोला गया है उतना ना मिलेगा। तो संचयी जमा का मतलब होता है कि जमा खाते में जब मन जब रुपए को जमा कर सकते हैं। एक जैसे में एक चला है एगो ये एसआईपी चला है, भारत सरकार ने एसआईपी चलाया है कि जैसे मान के चलिए कि अभी से आप 200 रुपये जमा कीजिए, चाहे 1,000 जमा कीजिए, आपको जब 60 वर्ष पर रिटायरमेंट होती है उस समय आप पैसा को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसआईपी में है एक और नियम कि जब अगर आपको जरूरत होगी जब पैसे को निकाल सकते हैं। तो यही चीज होता है संचयी जमा। संचयी जमा के खाते में रुपए जमा करने वाला जब चाहे रुपए को जमा, इसमें क्या याद रखना है संचयी में कि हमने के जब मन करे खाता में पैसा जमा करे के जब जमा कर सकतनी जा, लेकिन जब मन करी तो निकाल ना सकतनी जा। एकरा खातिर एगो सीमित समय रहता है। बोलिए कोई दिक्कत? इसके बाद आते हैं आवर्ती जमा। ये जमा जो है फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं ये क्या होता है कि आवर्ती जमा खाते में ग्राहक एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे पहले होता था, आजो के डेट में चलता है कि एक शतवार्षा चलता है। अगर शतवार्षा में आपने पैसा को रखा, मान लीजिए कि 20,000 रुपया रखे हैं, अब 20,000 रुपया अब निकलेगा कब? अब 7 वर्ष के बाद निकलेगा। लेकिन अगर उसको बीच में चाहिएगा तोड़ के निकालना तो निकलेगा, लेकिन उतना ब्याज नहीं देगा। और वही 7 वर्ष के बाद अगर उस पैसे को आप निकालते हैं तो कितना आपको देगा? सीधे सीधी आपको 20 का 40, यानी 20,000 जमा किए हैं तो 7 वर्ष के बाद उस आपको ब्याज जोड़कर कितना दिया? 40,000 रुपया दिया। तो वही होता है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा खाते में ग्राहक एक निश्चित रकम या एक निश्चित अवधि के लिए जमा करता है और उसे इसके बाद उसे एक निश्चित रकम को प्राप्त करता है, मतलब कि एक अच्छे रकम को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग का 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर कोई काम को करना, उसी को हम लोग सहकारिता करते हैं। कोई काम स्वेच्छा पूर्वक अपने साथ मिलाकर किसी के साथ किसी कार्य को करना ही सहकारिता कहलाता है। देखिए या वह संगठन जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सुरक्षा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों के वृद्धि करते हैं, उसे हम सहकारिता कहते हैं। अब देखिए नोट में बात लिखवाए हैं, सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य को करना।
अब आते हैं दूसरा नंबर, 6 नंबर प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों को एक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंक के लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियों को चलकर गांव के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग के गांव में देखते होंगे कि भाई एगो चलता होगा समूह जिसमें 10-10 रुपया लोग जमा करता है और उस जिस व्यक्ति की जरूरत होती है उस व्यक्ति को निकाल कर उस पैसे को दे दी जाती है और फिर उससे फिर पैसा धीरे धीरे तसीला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्वयं सहायता समूह। आगे है 7 नंबर प्रश्न कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई और संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए, 1904 में सहकारिता शाखा समिति विधान पारित हुआ। सहकारी समिति के कार्य प्रणाली में सुधार के 1912 में एक अधिनियम बनाया गया था। सहकारी समिति की प्रगति की समीक्षा एवं इसके विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए उद्देश्य से 1914 ईस्वी में मैगलन समिति नियुक्त की गई थी जो 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गया। अब है लास्ट हम लोग का 8 नंबर। अब इसके बाद है हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको हल करेंगे। सूक्ष्म वित्त योजना की परिभाषित करें। सूक्ष्म का मतलब होता है सबसे छोटा, यही हम लोग का बायोलॉजी में पढ़ना है। सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे तो सूक्ष्म का मतलब ये होता है सबसे छोटा। ये चीज अगर बायोलॉजी में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं तो जिससे अपनी नग्न आंखों की सहायता से जिसे नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज नहीं है, हम लोग का इकोनॉमिक्स में है कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव कस्बा या जिला में गरीब परिवारों को सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है, उसी को हम लोग सूक्ष्म वित्त योजना कहते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास हम लोग का यहीं पर खत्म होता है।